मध्य ईरान के इस्फहान में इजरायली हमले की खबर है। रिहायशी इलाकों में इमारतें तबाह हो गई, कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। युद्ध के और विध्वंसक होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लगातार हमलों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मध्य ईरान के इस्फहान में इजरायली हमला सामने आया। ये वही है इलाका जहां पर न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और यहां पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ, रिहायशी इलाकों में हमला हुआ तो कई लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और करीब 60 घंटे से अब तक इस जंग में बहुत कुछ घट चुका है और जैसे जैसे जंग बढ़ेगी कहा जा रहा है कि हमले और तेज होते जाएंगे दोनों तरफ से। और प्रतिशोध में हमारे साथ प्रीके श्रीवास्तव जी जुड़ गए, हमारे साथ श्याम सिंह जुड़ गए। दोनों गेस्ट को इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवा दिया, लेकिन वॉर के बीच इजराइल का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर अटैक का दावा है। तेहरान में इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किया, जहां तेहरान के नोबनियाद क्षेत्र में मिनिस्ट्री के रिसर्च और इनोवेशन सेंटर पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर अटैक, क्या ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है इजराइल की ओर से? इससे पहले न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ था और अब खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के पास हमला किया है इजराइल ने, और यह दावा वो खुद कर रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर अटैक का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इजराइल के हमले जारी हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय पर हमले हो रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस इंटेंशन के साथ इजराइल यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ पीके श्रीवास्तव बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मैं सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत करता हूं सर पीके श्रीवास्तव सर आपसे। ये जो हमले कर रहा है इजराइल, इन हमलों को कैसे देखा जाए? क्योंकि इजराइल को अगर देखें तो वो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है और अभी जो वो खुद दावा कर रहा है कि उसने ईरान की रक्षा मंत्रालय को अटैक किया है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए अनुराग, इस पूरे मसले में इजराइल का एक ही उद्देश्य है कि ईरान किसी भी तरह से जो संभावना है एटम बम बनाने की या न्यूक्लियर बम बनाने की, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सके। तो उसके सारे हमले अगर आप देखिए और सारी जो उसकी रणनीति रही है, पहले उसने हमास को ख़त्म किया, जब हमास ने उसके बाद किया, हिजबुल्लाह को ख़त्म किया एक तरीके से, और हूती को भी बहुत कमज़ोर कर दिया। ये तीनों प्रॉक्सीज थी ईरान की। अब उसके बाद उसने उनको कहा कि न्यूक्लियर डील होगी, थोड़ा डिसेप्शन भी था, एक वार्ता होने वाली थी, उस वार्ता को होने नहीं दिया गया क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हमला कर दिया। ईरान ने सोचा नहीं था। हमला किन चीज़ों पर किया? उसकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उसको ख़त्म किया, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको ख़त्म किया, और जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको ख़त्म किया। पहला जो हमले का वार हुआ है उस कैपेसिटी को ख़त्म करने के लिए हुआ है, और इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये क्षमता ईरान के पास रहती है। कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने गोल्स को अचीव ना कर ले। खबर आ रही है कि इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड साइट पर हमला कर दिया है। गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है इजराइल की मिसाइलों ने। तेहरान और बूशहर में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया। तेहरान के पास तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और जैसा कि पहले भी शाम सर जिक्र किया हमने कि स्ट्रेटेजिक हमले कर रहा है इजराइल। उसकी स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है कि जहां से भी सपोर्ट मिल सकता है ईरान को, उसे तहस नहस किया जाए। उसका एक बड़ा हिस्सा था कि उसने ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। धन्यवाद अनुराग। जय हिंद। शनो वरुण। समुद्र की सतहों से कुछ गंभीर मुद्दे आपके साथ पेश करूंगा। नेवी से आया हूं तो वैसे ही बात करता हूं। देखिए, ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो सेलेक्टिव अटैक हो रहा है, बहुत प्रिसाइज अटैक हो रहे हैं। और अगर आप गैस फील्ड की बात करो, ऑयल रिफाइनरीज की बात करो, तो एक बात की सावधानी इजराइल जरूर बरत रहा है कि वो ऐसे गैस पाइप्स को नहीं, नॉर्थ स्ट्रीम जैसे है वैसे गैस पाइप को नहीं मार रहा जिससे बाहर, जैसे कतार उसको निर्यात कतार को करता है तो वो विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। वो उन गैस पाइप्स को मारा है उसने जिससे ईरान के जनता को प्रभाव पड़ेगा और मनोबल टूटेगा। तो क्या किया ईरान ने? इजराइल ने सबसे पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसने कहा कि ये हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है, इसलिए ईरान को खत्म करना है। पहले उसने हमास और हिजबुल्लाह सबको खत्म किया।
पिछली बार भी लड़ाई छोटी सी छेड़ी थी, मैंने उस समय कहा था कि लड़ाई रुक जाएगी, रुक गई, और उसके बाद अब वो मार रहे हैं क्योंकि अब उनका समय आ गया है, उनके पास समय है और जगह भी है, और उनको खतरा क्या कहते हैं नेतन्याहू, वो कल कहते हैं कि ये जो इन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया है और न्यूक्लियर वेपन्स जो कगार पे आ गया है, ये गलत हाथों में जाएगा और हमारे लिए खतरा बनेगा, और डायरेक्टली ईरान ना करे फिर भी हमास और हिजबुल्लाह हमें मारेंगे, इसलिए उनको मारना है। और ईरान वॉर ऑफ हेट्रेड कर रहा है, वो यहूदी सभ्यता को नाश करना चाहता है। जमीनी लड़ाई नहीं है, जमीर की लड़ाई है। एक तरफ जमीर इजराइल का, दूसरी तरफ वर्चस्व जो मिडिल ईस्ट में ईरान चाहता है, तो लड़ाई ऐसे चल रही है। ये अगर मैं पीके श्रीवास्तव सर आपसे समझूं कि ये पूरी तैयारी के साथ, मतलब अपने पास गोला बारूद इकट्ठा कर इजराइल ने हमला करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले वो जंग लड़ रहा था हमास से, लेकिन अब उसने तैयारी के साथ ईरान पर हमला करना शुरू किया, और उसकी स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा है कि जहां से भी सशक्त हो सकता है ईरान, उसे मारा जाए। अनुराग, पहले भी इजराइल ने पहले सॉफ्टवेयर से हमला किया था 2010 में। इनके सेंट्रीफ्यूज जो पंप्स होते हैं जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है, जिससे बाद में बॉम्ब बनता है, अगर उसकी प्योरिफिकेशन हो जाती है, उस हमले का नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स, और उससे ईरान जो है 2-3 साल पीछे खिसक गया था उस जो प्योरिटी का यूरेनियम चाहिए उसको बनाने में। तो अब जब उसके ऊपर हमला हुआ तो इजराइल समझ गया था, जब तक मैं इनकी प्रॉक्सीज को कमज़ोर नहीं करूंगा या ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि वही ज़मीनी तरीके से उससे मिलते हैं। आप देखिए इजराइल की सीमा रेखा, जो सीमा है वो ईरान से नहीं मिलती, हज़ारों किलोमीटर का फासला है। अब जो उसके बाद युद्ध होगा वो मिसाइल्स का होगा, ड्रोन्स का होगा और एयरक्राफ्ट का होगा। इस जहां तक सवाल है एयरक्राफ्ट का, आपने देखा 200 जहाज गए थे, और इन लोगों ने वहां की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मोसाद के जरिए खत्म कर दिया था, और ऊपर से तो एक तरीके से पूरा वर्चस्व था ईरान। लेकिन सर एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि इजराइल बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला कर रहा है, खबर ये आ रही है कि ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल पर 80 बैलिस्टिक से ज्यादा प्रहार किया गया। उत्तर इजराइल में 40 मिसाइलें गिरी हैं, सेंट्रल इजराइल में 35 मिसाइलें गिरने की खबर है, 10 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल कहता है श्याम सर की अगर हमारे एक की जान गई तो हम कईयों से बदला लेंगे। यहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका मतलब यह कि इजराइल अभी इंटेंसिटी और बढ़ाएगा हमले की। इजराइल तो बढ़ाएगा क्योंकि उसने बहुत सोची समझी नीति के तहत यह आक्रमण किया है, पूरी तरह की तैयारी की है जैसा आप कह रहे हैं। और ये मान के चलिए कि ये इजराइल और ईरान जो हैं ये मित्र थे पहले 1560s में, बाद में गुप्त मित्र बने, और जब ये 79 में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब धर्मवाद के लोग वहां पे आए, तब से वो दुश्मन बन गए हैं। लेकिन ईरान को क्या चैलेंज दे रहे हैं नेतन्याहू, वो कह रहे हैं तुम्हारी सभ्यता पुरानी है, अपनी पुरानी सभ्यता में आ जाओ, वापस आ जाओ, जोरास्ट्रियन लेवल पे आ जाओ, फारसी बन जाओ फिर से। ये तो सिया कन्वर्टेड लोग हैं, इनको हटाओ, क्योंकि इस तरह की बात नहीं चलेगी, आपको सभ्यता से रहना। ईरान एक अच्छी जगह है, उसको वापस लाना चाहते हैं। और ये क्या कर रहा है ईरान, कहीं भी मार रहा है, प्रतिशोध में चल रहा है, हेट्रेड से आ रहा है, ये मैंने कहा आपको, इसलिए वो कहीं भी मार रहा है। ठीक है, लेकिन श्रीवास्तव सर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमला अगर इजराइल कर रहा है, ईरान चुप नहीं बैठा है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही अनुराग, बिल्कुल सही कहा। उसके पास 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। एक और, है और सर मैं एक छोटा सा फैक्ट दर्शकों को बता देता हूं, अब तक जितनी भी जंग पूरी दुनिया में हुई है, भले रूस यूक्रेन की हो या दूसरे किसी भी देश के बीच में हो, ये पहला मौका है सर जब हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सही, बिकॉज अगर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलाएगा, जो उसके पास खीबर शिकान है या हतफ है या इमाद है, तब तक वो उसके जो एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसको पार नहीं कर सकता है। पहली बात ये, और दूसरी बात अमेरिका का भी इसमें आ गया है कि हम इजराइल की मदद करेंगे इंटरसेप्शन करने में, और इजराइल की मदद करेंगे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में, टारगेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में। मोसाद वैसे भी बहुत सक्षम है, तो उसको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल में, उसमें भी सिर्फ एक मिसाइल जिसका नाम है शिकान, खीबर शिकान, उस मिसाइल में वो कार्बन कंपोजिट से बनी है, उसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम है और उसकी स्पीड करीब 13 मैक के आसपास है, वही पार कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी इजराइल ने इंतजाम किया है। उसका नाम आपने आयरन डोम सुना था, डेविड स्लिंग सुना है, एक आयरन बीम भी है जिसमें लेजर से मार करते हैं, वो एआई इनेबल्ड है, उससे वो मार करेंगे। उसके पास एरो वेपन मतलब सिस्टम आप है। ये कह रहे हैं कि अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल चला रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इजराइल के पास जवाब तैयार है।
जवाब तैयार है, इजराइल के पास पूरा जवाब तैयार है। ठीक है और सर। ये आप देखिएगा ये चलेगा, क्योंकि बताया था उन्होंने नेतन्याहू ने कि हम ये 10-15 दिन चलाएंगे, क्योंकि उनको मिसाइलों को खत्म हालांकि करना इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं कि मध्यस्थता करे और शांति करवा दे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों की बौछार। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी हैं। तेल अवीव में सायरन की तेज आवाज सुनाई दे रही है, तेल अवीव में कई धमाके हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जरा एक बार एम्बियंस के साथ, ये तस्वीरें सुनिए। तेल अवीव में सायरन की तेज आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि मिसाइलों की बौछार ईरान की ओर से की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले से बैट याम शहर में नुकसान की खबर है। एक साथ सैकड़ों किलो विस्फोटक गिराया गया है। बैट याम शहर में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। तबाही के बाद जायजा लेने पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये बैट याम शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे तबाही मची। लेकिन बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद वहां पहुंचे जहां पर नुकसान हुआ है। श्रीवास्तव सर, बहुत जल्दी से इन तस्वीरों पर जरा कमेंट कीजिए सर। यहां पर बैट याम शहर पे बहुत ज्यादा हमला किया गया, कई किलो विस्फोटक गिरा दिया गया, प्रधानमंत्री वहां के मौजूद है, कैसे देख रहे हैं सर आप? प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और सामने खुले में दिखते हैं, इसका मतलब वो विश्वास दिला रहे हैं इजरायलीज को कि हम खड़े होंगे और हमें जो नष्ट करना चाहता है। सब जानते हैं कि अगर ईरान के पास एटम बम आया तो यहूदी को सभ्यता को खत्म करने में वो कोई भी देरी नहीं करेंगे। जिस तरह का रेडिकल इस्लाम वहां पर अभी है, तो दो बातें आ रही हैं नेतन्याहू की तरफ से। एक, वो वहां की जनता को बोल रहे हैं, ईरान की जनता को, कि आप इस तरह से इसको बिलोंग नहीं करते हैं, ये जो यहाँ की गवर्नेंस है हम उससे लड़ रहे हैं, हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उकसा रहे हैं कि वहां की जनता उठे और विद्रोह करे। और विद्रोह करने के लिए जैसा कि अभी कैप्टन शाम ने बताया, वहां की जो उन्होंने जो तेल के वो भंडार को उड़ाया था वो सीधा उनके व्यापार पर असर नहीं करता है जो बाकी देशों में जाता है। लेकिन वहां पर दो मैसेजिंग हुई। एक मैसेजिंग ये हुई कि अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो हमें पता है हम कहां मार सकते हैं, और उनका निशाना सटीक है। ये बात ईरान को भी समझ में आ रही है। इस पिक्चर पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये बेथलम, यरूशलेम और नजारत, ये तीनों शहर है रिलीजियस और ये तीनों रिलीजन से कनेक्टेड हैं। ये वॉर ऑफ हैट्रेड जो आपका प्रतिशोध थीम है आपका, उससे जुड़ता है। ये कहीं भी मार रहे हैं और वहां मार रहे हैं जहां वॉर स्प्रेड हो, विश्व समुदाय इसके ऊपर रिएक्ट करे। सर, कई बार तो ये भी लगता है नहीं कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए गए हैं वहां पे क्योंकि ये जो है रिलीजन से कनेक्टेड है, वो चाह रहा है अरब समुदाय को साथ लेना। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। यरूशलेम के आसमान में ईरानी मिसाइलों के होने की खबर है। एक साथ कई मिसाइलों की बौछार की गई, कुछ ईरानी मिसाइलें हवा में ध्वस्त कर दी गई, कुछ ईरानी मिसाइलों ने कोहराम भी मचा दिया। मतलब जो आयरन डोम है वो कईयों को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कुछ टारगेट को हिट भी कर रही हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी इजराइल के एक शहर में हमले की तस्वीर आपने देखी थी। खुद नेतन्याहू वहां जहां पर मिसाइलें गिरी, जहां नुकसान हुआ, वहां पहुंचे। लेकिन ये यरूशलेम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां आसमान में मिसाइलों की बौछार होते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर है। पीके श्रीवास्तव सर, यहाँ इजराइल के आसमानों में ये जो आप उड़ते हुए मिसाइल देख रहे हैं, ये दिखा कि जिस देश की एयर डिफेंस मजबूत है वो आज के युद्ध में भारी पड़ता है। ऐसे में भारत अब आसमान से निगरानी की ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ताकत को मजबूत करने के लिए हमारे पास, आपने जो हमारा ऑप सिंदूर था उसमें तो करिश्मा देखा ही, और आकाश, उसमें ISCCS था जिसको हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, आकाश तीर था, और हमारे ब्रह्मोस और सब जो नेटवर्क था हमारे मिसाइल्स का, वो उस ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, एंड आई मस्ट थैंक यू। व्यूअर्स को जानना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत आपकी आज जो होगी वो ये होगी कि कैसे आपने नेटवर्क पर अपने सारे डिफेंसिव सिस्टम्स को लगाया है, चाहे वो किसी तरह का हो। जब आप उसको लगाते हैं और उसकी आप एक मल्टी लेयर डिफेंस बनाते हैं, जिसे हम किल चेन बोलते हैं, कि आप आए ऊपर से तब भी हमने मार दिया, आप बीच से आए तब भी मार दिया, और अगर आप ड्रोन वगैरह लेके आए तब भी मार दिया, जो भारत ने दिखाया। और अभी जो ताकत हम पैदा करने जा रहे हैं, जिसको आई स्टार के नाम से हम जानेंगे, वो क्या करेगी कि ग्राउंड के जो जितने भी ऐसे टारगेट्स हैं जो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी देगी, जिससे कि उसको मारने में
ठीक है। बिल्कुल ऐसी सहायता मिलेगी, आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी हैं। और मेजर गौरव आर्या, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की, और इसमें यह पता चल रहा है कि आज जिसका एयर डिफेंस मजबूत है वो युद्ध में भारी पड़ता है। ऐसे में भारत अब आसमान से निगरानी करने की ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। खबर यह, जिसका जिक्र भी पीके श्रीवास्तव सर ने किया, कि आई स्टार नाम के एडवांस जासूसी विमान अब भारत को मिलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ये कितना कारगर साबित होने वाला है सर, जरा उस संदर्भ में समझाइएगा। ये बहुत ज्यादा कारगर है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ भी, यानी कि उनकी कोई भी हरकत है, वेदर इट इज इन द एयर और ऑन द ग्राउंड, हमें बहुत पहले पता लग जाएगा। और जो इसका ऑपरेशनल रेडियस है, यानी कि आप ये देखिए कि आपको बॉर्डर के पास नहीं जाना है, यू आर वेल आउट ऑफ हार्म्स वे, आप एक बहुत दूर हैं, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे आप हैं, वहां पे कई 200, 300, 400 किलोमीटर दूर आप हैं, और वहां से आप भारत के एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं और यहां से आप पाकिस्तान के ऊपर निगरानी कर रहे हैं। वो डेटा आप दे रहे हैं दूसरे, या तो फाइटर जेट्स को, या आप दे रहे हैं जमीनी ग्राउंड फोर्सेस को, आप उनको दे रहे हैं, आप नेवी को भी देने की सलाहियत रखते हैं, और वहां से हमारे सिस्टम्स अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान को, या फिर अगर चाइना के अंदर टारगेट दिया जाए तो चाइना को। और ये सबसे बड़ी बात, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा रेडार किसका है? डीआरडीओ का, यानी कि भारत की टेक्नोलॉजी है। भारत इसमें भी किसी और पर निर्भर नहीं है, इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल गौरव सर, आपने समझाया कि भारत कैसे मजबूत हो रहा है, और ये मजबूती दुश्मनों के मन में खलबली पैदा करेगी। लेकिन मैं बहुत जल्दी से श्याम सर आपके पास आता हूं। खलबली तो ईरान के मन में भी होगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है ये पूरी जंग का, जिसको ईरान जंग डिक्लेयर कर चुका है, और इसमें यह पता चल चुका है कि इजराइल क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। दूसरी तरफ अभी तो पत्ते भी खुलना बाकी है इजराइल के, तो खलबली मची होगी ईरान के अंदर कि वो हमले कैसे करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इतनी खतरनाक बात एक्चुअली है नहीं, कुछ गुड न्यूज भी इसमें है। देखिए, उसका ईरान की अपनी स्ट्रेटजी है कि यहूदी सभ्यता को नष्ट करो, जो कि बहुत मुश्किल है। कोई इसकी जो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, जिसलिए अरब कंट्रीज उसके साथ नहीं रह पाएंगे, पहले भी नहीं रहे, प्रॉक्सी वॉर में भी नहीं रहे, पीछे से करते रहेंगे पर कोई लगेगा नहीं। मिडिल ईस्ट बहुत प्रोग्रेसिव है, अपने राह चल रहा है, उनको नहीं चाहिए ये सब। जॉर्डान, इजिप्ट आप देख रहे हैं, बहरीन, कतार, यूएई, कोई भी नहीं मानता। अब आप बात करो कि इनका क्या एम है और कहां तक जाएगा। इजराइल पूरी तरह से तैयारी से लड़ता है, उसके अस्तित्व में खतरा है। वहां के लोग एक तरह से साइकोलॉजिकली बहुत माइंडेड हैं, और वो लड़ते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और अब ये बात रही कि इन्होंने इनरिचमेंट जो कर रहे थे प्रोसीजर, उसको नष्ट कर दिया है। आईएईए का क्लियर रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन को कि वो चीजें ध्वस्त हो गई हैं। हालांकि कई सारे उसके टनल हैं, कई सारे एग्जिट्स हैं, लेकिन 7-8 बॉम्ब की कैपेबिलिटी उसने बना ली है, जो स्टॉक पाइल्स में कहीं न कहीं रखी है। ये वो कह रहे हैं, नेतन्याहू कल कह रहे हैं कि ये गलत हाथों में जाने वाला था, इसलिए मैंने परसों अटैक किया है। ये समय क्यों चुना गया है, 61वें दिन क्यों चुना गया है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका आंसर वो दे रहे हैं कि ये गलत हाथों में जाने वाला था, और मैंने डिसमिनेट कर दिया हमास, हुती और हिजबुल्लाह को। अब मेरे पास समय है, मैं तैयार हूं, मेरे बंकर सावधान है, और हमारी आर्मी रेडी है, आईडीएफ रेडी है। मोसाद ने जबरदस्त काम किया है, और वो पहले कोवर्ट करते थे, जैसे सर ने बताया, पहले एक बार नहीं, सिंटिबूस के पहले उन्होंने कई बार ऐसे अटैक किए उनके साथ 20 सालों में। लेकिन उसके पहले 50-60 में तो वो मित्र थे, फिर गुप्त मित्र रहे, उसके बाद शत्रु बने हैं। हो सकता है कल फिर वो कह रहे हैं उनके लोगों को कि हम तुम्हारे मित्र हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जनादेश को कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं जनादेश को, और कह रहे हैं तो अपनी सभ्यता में लौटो, और कुछ नहीं चाहिए। उसको कई लोग हो जाएगी थोड़ी देर में। कई लोग बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये भी समझ रहे हैं कि आप अंदर खाने विद्रोह करवाकर भी नेतन्याहू अपना काम निकालना चाह रहे हैं। इस बीच ईरान के एटमी फैसिलिटी को तबाह करने और उसके टॉप कमांडर्स की मौत के बाद इजराइल का नेक्स्ट टारगेट सेट हो चुका है। इजराइल के टॉप ऑफिसर का दावा है कि इजराइल के टारगेट पर सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्लाह अली खामनेई है। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई। ईरान के शीर्ष नेता। हत्या भी सीमा से बाहर नहीं है, मतलब उनकी हत्या भी इजराइल के दायरे से बाहर नहीं है। बहुत बड़ी बात है, मतलब सुप्रीम लीडर को ही खत्म करने पर आमादा इस वक्त दिख रहा है इजराइल, जैसा दावा किया जा रहा है उसके यहां से। पीके श्रीवास्तव सर जल्दी से इस पर कमेंट। देखिए, ऐसा है कि ये उन्होंने बता दिया है कि हम आपके शीर्ष नेतृत्व को ट्रैक कर रहे हैं। इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि आप जो अपनी ये कार्यक्रम कर रहे हैं एटम बम बनाने वाला, इसके लिए आप आइए, क्योंकि टेबल पर एक ही बात होगी, आप न्यूक्लियर वेपन्स के रास्ते पे नहीं चलेंगे। इसका मतलब आप यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। जब अगर आप ये बात मानेंगे तो आपका शीर्ष नेतृत्व भी एक तरीके से सुरक्षित रहेगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, और ये बताना, अगर इजराइल ये बात बोलता है तो इस वक्त उसकी इतना वर्चस्व है इस मामले में, पूरे विश्व में कोई ये नहीं कहेगा कि उसको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने घुस घुस के मारा है, हर वक्त मारा है। मोसाद की जो सक्सेस रेट रही है वो इतनी ज्यादा रही है कि सबको पता है कि वो ऐसा कर सकता है, और इस युद्ध में भी हुआ। उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया वहीं बैठे बैठे।
उसके बाद उनके 200 जहाज आए थे। तो ये बात अपने आप में बहुत गंभीरता से ईरान भी सोचेगा और इस पर समझेगा और शायद इस दिशा शायद में सोचने लगा है सर, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं इजराइल हमला रोके तो हम भी रोक देंगे। ये अरागची कह रहे हैं युद्ध रुकवाना चाहता है ईरान। जो सूत्र बता रहे हैं ईरान ने मध्यस्थता के लिए आग्रह किया है, ओमान कतर से मध्यस्थता के लिए कहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर। और क्या इसे ये मानकर चला जाए कि इजराइल के हमले देखने के बाद घुटने पर है ईरान? श्याम सर बहुत जल्दी से इस पर कमेंट। बिल्कुल देखिए क्या हमारा युद्ध कैसे रुका, ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेट हो गई थी। तो हम जब अगर मैंने कह दिया ना कि उनकी ऑब्जेक्टिव मेट हो गई है, अब ये मिसाइल से मार रहा है तो इजराइल उसको रोक रहा है और कह रहा है कि बहुत पत्ते खोलने बाकी हैं। उसको क्या करना है, उसको इसको रोक देना है। यूएसए ये अमेरिका, पुतिन जी कह रहे हैं अमेरिका से कि इसको रुकवाओ, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं उनको रोकने के लिए। और एक तरह से पोस्टरिंग भी अमेरिका कह रहा है मैं लड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने मिसाइल्स, अपने यूके ने अपने फाइटर्स भेज दिए हैं, शिप्स की डिप्लॉयमेंट हो गई है वहां पे, पोस्टरिंग पूरी तरह से क्लियर है। टेबल पे लाके उनको घुटने टेकने के लिए कहा जा रहा है। हाँ। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इनरिचमेंट प्रोग्राम इतना कम हो जाएगा कि फिर से वापस वो 10 साल पीछे चला जाएगा और कवर्ट ऑपरेशन से फिर मारता रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन श्रीवास्तव साहब बहुत जल्दी से इस पर मैं ये समझना चाहूंगा कि जो एक्सट्रीम गोल है वो इजराइल का ये है कि पूरी तरह से परमाणु के प्रोग्राम को रोक दे ईरान। क्या वो उस पर राजी होगा ईरान? क्योंकि वो कह रहा है हम परमाणु बना कर रहेंगे चाहे जो। देखिए ऐसा है अनुराग, राजी नहीं होगा, राजी होना पड़ेगा। कभी कभी आपको ऐसे परिस्थिति आती है कि आप राजी होते हैं जब जानते हैं कि अगर आप राजी नहीं होंगे सब कुछ जो है वो काजी के हाथ चला जाएगा, तो राजी होंगे। आप ये समझ के रहिएगा अनुराग कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये इनको घुटनों पर लाएंगे, क्योंकि जब तक नहीं लाएंगे तब तक इजराइल चैन से नहीं बैठने वाला है। क्योंकि अगर उसने कर दिया, इजराइल की जानते हैं क्या खास बात है, नेशनल कैरेक्टर क्यों ऐसा बना है, उन्होंने होलोकॉस्ट को भूला नहीं है। आप अभी भी अगर इजराइल में जाते हैं, मैं गया हूं एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, पहले हम होलोकॉस्ट म्यूजियम में जाते हैं, रीत चढ़ाते हैं, जहां उन्होंने सारे जूते चप्पल सारा वो रखा हुआ है। अपनी जनरेशन को बताते रहते हैं कि अगर आप साथ रह के अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ोगे तो इसी तरह कुचले जाओगे। तो वो उस पटापेक्ष उसमें देखते हैं बैकग्राउंड में, इसलिए वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये चीज खत्म नहीं ठीक है सर। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में राजनयिकों के सामने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये देखिए, अभी जो आप लोग जिक्र कर रहे थे, खबर वैसी आ रही है कि अरागची कह रहे हैं हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक है। बहुत जल्दी से अगर पीके श्रीवास्तव सर ये डिफरेंशिएट करके दीजिए दर्शकों के लिए। वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक है। उसमें दो चीजें होती है, एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है, इसमें एनरिचमेंट कुछ हद तक परमिट किया जाता है, और जब आप उसको और ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं 80% 90% तो वेपन ग्रेड का बनता है। वो ये कहना चाहते हैं हम वेपन ग्रेड का नहीं बनाएंगे, लेकिन इस पर बातचीत नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर आपके पास 60% भी है तो आप एक बॉम्ब तैयार कर सकते हो, वो भारी होगा और कम मार करेगा, लेकिन बम बन सकता है। ये सारे ये अभी क्या, मैं शाम सर अगर 10 सेकंड्स में बताएं, क्या ये अभी भी ईरान बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है कि हम बम नहीं बनाएंगे लेकिन न्यूक्लियर रखने का अधिकार है हमारा? देखिए, हमने कह तो दिया कि एक सेफ सिचुएशन पे वर्ल्ड को ऊपर से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मुखौटा की बात हो रही है। देखिए, वो कहेगा कि ये सब हो रहा है पर फिर रुक जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते हम, मिडिल ईस्ट को फ्लेम में लाना नहीं चाहते हम, आर्थिक विश्व की आर्थिक व्यवस्था को परेशान नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में लाके ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या, हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, पाकिस्तान को चुपचाप समझा दिया गया कि रोको, और रुक गए, और जब हम मारना होगा हम मारेंगे, और फिर वैसे ही ईरान को मारेगा। ये मैसेजिंग भी कर दी गई है, समझा भी दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत के लिए यूरोपीय देश तैयार हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये बातचीत को तैयार है, तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री ने एक शर्त रखी है, ईरान यूरोप के लिए खतरा ना बने, जर्मनी ये कह रहा है। तो ये अगर बातचीत हो रही है तो क्या, मैं फिर वही सवाल पूछता पीके श्रीवास्तव से जल्दी से, तो अगर बातचीत के लिए लोग बुला रहे हैं, टेबल टॉक के लिए बुला रहे हैं, तो कहेंगे भैया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आप रोक दो, अभी यही होने वाला है? देखिए, मैं अनुराग, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ईरान को एक बार उन्होंने टेबल टॉक के लिए बुलाया था ओमान में, आपने देखा एक दिन पहले क्या हुआ। अब ईरान भी इनकी बात कैसे समझ ले? ईरान को यह समझ में आ गया कि टेबल टॉक का मतलब यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना है जी। और बंद करने के दो उसके होते हैं, आप बंद करिए और जो निगरानी है IAEA की उसको एक्सेप्ट करिए पूरी तरीके से कि आप यूरेनियम जो इनरिच कर रहे हैं, तो वो लोग खड़े रहेंगे, देखेंगे जो उनकी टेक्निकल टीम है कि यहाँ क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट आई थी IAEA की कि इन्होंने अभी इतना कर लिया है, 60% के
408 किलो यूरेनियम इन्होंने तैयार करके रख लें, जो 60% प्योरिफिकेशन के जी। हैं। तब ये डेंजर लाइन खड़ी हुई थी, लक्ष्मण रेखा पार हुई थी। और अब जो आप देख रहे हैं वो अगर ये निगरानी में आएंगे, सब मानेंगे, पूरा प्रोटोकॉल समझेंगे और होने देंगे, ठीक है। मैं दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में इसको समझाता हूं कि होता है क्या कि जब मारपीट हो जाती है और जो पिटने वाला शख्स होता है उसको कई बार 4 समझदार लोग कोने में ले जाकर बता देते हैं कि देख भाई ऐसा मत कर, बच जाएगा। खैर यही कोशिश यूरोपीय देश कर रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, ईरान इजराइल की जंग से पाकिस्तान में टेंशन है। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। शहबाज ने इजराइल के हमलों की निंदा की। ईरान के लोगों के साथ पाकिस्तान खड़ा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाई जाए। इधर मुस्लिम समुदाय को एकता दिखाने का वक्त है, ये पाकिस्तान कह रहा है। हालांकि बहुत जल्दी से अगर मुझे बताएं श्याम सर, क्या रेलेवेंस है पाकिस्तान को? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान को कहने दीजिए जो कहना है। इजराइल कहता है कि हम तुम्हें मारेंगे, जहां तक मारेंगे जहां तक तुम समझोगे नहीं, और मुस्लिम संप्रदाय को एक करके मत दिखाओ। वो बहुत सेलेक्टिव, देखिए विश्व को नहीं ट्रिगर कर रहा इजराइल, बहुत स्मार्ट है वो, लेकिन कॉवर्ट ऑपरेशन सब करेगा वो। यहां पे वो कहता नहीं है, ईरान कहता है कि जो भी इजराइल का साथ देगा वो हमारा दुश्मन होगा। इजराइल ऐसा नहीं कहता जी, लेकिन ये जरूर है कि वो कहता है कि जो भी मुझे इस रास्ते में मिलेगा वो पाकिस्तान भी हो सकता है कल। तो वो भी इंडिकेशन है। एग्जैक्टली आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको जरा समझाने की कोशिश करता हूं नेतन्याहू के बयान के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ इतना नहीं है कि मुस्लिम मुल्क एक साथ हो जाए, वो चाहता है कि उसकी भी टेंशन कम हो जाए। उसकी टेंशन क्यों बढ़ रही, जरा नेतन्याहू के बयान से समझिए। Said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना बयान है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कैसे मुस्लिम कंट्रियों को, इस्लामिक कंट्रियों को रोकना है। अभी एक के पास परमाणु हथियार है, वो पाकिस्तान है, दूसरा बनाने की फिराक में, जिसका क्या हश्र इजराइल कर रहा है वो देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को यह चिंता है पीके श्रीवास्तव सर कि ऐसा ना हो कि अगर वो परमाणु हथियार वाले मुस्लिम मुल्कों को टारगेट कर रहा है तो अगला नंबर पाकिस्तान का आ जाए? बिल्कुल सही है, उसने ठोकना शुरू किया है। पहले हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को, उसके बाद इनको ठोकना शुरू किया जो सोच नहीं थे। अब वो डर रहे हैं कि हम भी ठुकेंगे, तो अब उन्होंने बातें करनी शुरू की कि अब वो चौधरी बनना चाहते हैं इस्लामिक कंट्रीज का। उन्होंने कहा भाई आप देखिए, कतर में भी फौजें हैं यूएस की जी, ओमान में भी हैं, इराक में भी हैं, जॉर्डन में भी हैं, और जितने हैं मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारी हैं। जहाँ उनके अपने F-35s हैं, फ्लीट खड़ा हुआ है जो बहरीन के पास में 5th फ्लीट वहीं खड़ा हुआ है, और ड्रोन्स हैं। तो उनको ये पता है कि ये इस्लामिक यूनिटी की जो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। उन्होंने टर्की से पेशकश की है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज बुलाएंगे, जैसे कि इनकी बात सब मानते हैं। अरे तुम पहले अपने को बचा लो, अपने को बचा नहीं पा रहे हो, दूसरों की बात कर रहे हो। तो ये जो फोन कॉल हो रहा है, जबकि ईरान ने इनको मारा था, ईरान ने इनके ऊपर हवाई हमला किया था कुछ महीनों का साल की बात है। तो अब ये कोई ऐसा नहीं कि इनकी ईरान से बड़ी दोस्ती है, बिल्कुल। और ये इस सब मामले में इतना देखना चाहिए। पाकिस्तान की चिंता ये बड़ी है कि मेरे पास वो समझता है बम है, जो मैं आपसे बताना चाहूँ लाइटर वेन में। अब तो बम हमने उनके खत्म कर दिया, ऑफ सिंदूर हो गया खत्म, तो वो तो बम गए उनके, लेकिन उसको ये चिंता है कि इन्होंने खत्म कर दिए। उधर वो समझ रहे हमारे पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मारना शुरू कर दें। और उसमें एक चिंता मुझे लगता है, बहुत लाइटर नोट पे श्याम सर एक बहुत छोटा सा कमेंट कर ही दीजिए कि मुझे लगता है कि ये भी डर है कि इधर तो भारत मार ही रहा है, ऐसा ना हो कि वो मारना शुरू कर दे। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है। सांप का फन वो पूरी तरह कुचलना चाहते हैं, वो पूरी तरह कुचलना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे कुचलते हैं। हालांकि वो मैसेज दे रहे हैं, देखिए डेटरेंस है, ये तो एक बहुत बड़ा डेटरेंस है इजराइल का। और ये बात मान के चलिए, अगर इजराइल कुछ कहता है ना तो वो बहुत दूर तक, बहुत दिन तक करता है। और बहुत चुपचाप। आपने इजराइल के कहने की बात कही, एक रिएक्शन आ गया ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर। इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है, ईरान के एटॉमिक प्रोडक्ट से जुड़े टारगेट पर अटैक की सीरीज पूरी हो चुकी है। जैसा कि हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहे थे कि अपने टारगेट को हिट कर चुका है आईडीएफ, और यही पुष्टि कर रहा है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से यही पुष्टि की गई, ईरानी नागरिक परमाणु रिएक्टर्स के पास के इलाकों को खाली कर दें। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले के बाद नतांज परमाणु केंद्र के भीतर रेडियो एक्टिव प्रदूषण पाया गया है। सर ये बहुत चिंता की बात लग रही है श्रीवास्तव सर। अब बोरोन की जरूरत सर, पड़ेगी, इनके ऊपर भी बोरोन डालना पड़ेगा। अब ये समझ गए रेडिएशन को कंटेन करना पड़ेगा, उसमें जरूर आएगा, IA आएगा। और वो जो आपने देखा था इजिप्ट का जहाज आया था बोरोन लेकर के, ये पाकिस्तान के मामले में भी ये बात थोड़ी चली थी।
तो वो होगा और इसको दबाया जाएगा। अब इनको समझ में आ गया, इसीलिए जो आप बात देखें, इन केंद्र बिंदु, इन बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा कि उनका फॉरेन मिनिस्टर कहना शुरू कर रहा है कि अगर वो बंद कर दे हम बंद कर देंगे। इसका मतलब कि भाई बंद करो, क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया तो बंद कर दो। तो अब एक तरीके से वो मामला बन गया है, शायद शांति का मामला बन रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने ये बोल दिया है कि भाई अगर तुम करोगे तो हम करते रहेंगे। अपनी थोड़ी इन्होंने नाक बचा ली है, थोड़े मिसाइल इन्होंने भेज दिए थे, एक दो गिर गए हैं, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जिस परमाणु के लिए संघर्ष कर रहा था ईरान, अगर मैं सर आपसे श्याम से समझूं, जिस परमाणु के लिए ईरान संघर्ष कर रहा था वो तो उसी के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अगर इजराइल ये कह रहा है कि रिएक्टर के आसपास के इलाकों को खाली कर दे ईरान के लोग, देखिए इसे तो कंटेन कर लिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ वहां के लोकल पॉपुलस को एक मनोबल तोड़ने का मौका भी इजराइल को मिल गया, क्योंकि अब इरेडिएशन हुआ है। उनको तो ये कहना था, ये भी टैक्टिकल मान रहे हैं, टैक्टिकल मान रहे हैं उसको, एक तरह से अब डर आ जाएगा उनमें और अपने राजा के अगेंस्ट वो बात करेंगे। तो ये भी जीत है उसकी। तो इतना ही मारना है जितना जरूरी है और उसको रोकना है। और नेतन्याहू ने ये कहते हुए फूट डालने की कोशिश की थी कि हमारी लड़ाई सरकार से, लोगों से नहीं है, तो आप विद्रोह कीजिए। बिल्कुल, ये नेतन्याहू ने कहा था। सर मैं आपके पास आऊं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका शामिल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू के अनुरोध पर ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि हम शामिल नहीं होंगे। ट्रंप प्रशासन ने अनुरोध को ठुकरा दिया है। ईरान के खिलाफ लड़ने की अपील खुलकर नेतन्याहू ने की थी। एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए लड़ाई जरूरी है, यही दलील दी गई थी नेतन्याहू की ओर से। ऐसे कदम पर कोई विचार नहीं है, यूएसए ने क्लियर कर दिया। सर कहा जाता है इजराइल एंड यूएसए इज अ सिंगल यूनिट। यहां पर अगर अलग हो रहा है अमेरिका, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर भी मुखौटा चल रहा है, यहाँ पर भी मुखौटा चल रहा है। आप हमला कीजिए, हम पीछे खड़े हैं। पीछे नहीं खड़े हैं, सारी इंफॉर्मेशन टारगेट की वो दे रहे हैं, कह रहे हैं हम इंटरसेप्शन करेंगे। अब ईरान कर क्या सकता है? मिसाइल ही भेजेगा ना, वहां को फौजें तो लड़नी नहीं है, अपने बॉर्डर्स तो कॉमन है नहीं, जो वो भेजेगा इंटरसेप्ट कर लेंगे। अगर आप इंटरसेप्ट कर लेंगे, आप इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ क्या टारगेट है, तो आप हैं। हाँ, ये कहेंगे भाई हमारे सोल्जर्स नहीं जा रहे हैं, ये कहने वाली बात है। ये समझ कर रहिए, जो आप समझ रहे हो बिल्कुल ठीक है। यूएसए इजराइल का ऑब्जेक्टिव एक ही है, इसीलिए उसने कहा है, बार बार ट्रम्प कह रहे हैं आइए बात करते हैं, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़िए, ये सब क्या करना है। युद्ध लड़ा जा रहा है, सभी ने लगाए हैं चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखे किसे भूल जाए। चलो बांट लेते हैं अपने पराये। ये कोई किसी का अपना पराया नहीं है, सब डबल रोल में है। अमेरिका अपनी बात जो जंग वाला माहौल है, शायराना अंदाज में आपने बड़ा लाइट कर दिया सर इसे। क्योंकि अच्छी सूचना है, ये युद्ध अपनी तरफ जा रहा है, डायरेक्टिव्स मेट हो गए हैं। ये तो युगों की लड़ाई चल रही है, तुम 10 मिसाइल हम 15 मिसाइल करके सावधान हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। उसके बाद अब वो घुटने तक आ भी चुका है, घुटने टेक भी चुका है, और ईरान अपनी मध्यस्थता के लिए खुद ही गुहार लगा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा पुनरावृत्ति कह लेते हैं, रिवीजन कह लेते हैं। भाई आपको पता है, सब लोग अब हमारे दर्शक बड़े अच्छे से अब इसको समझ रहे हो कि हमने क्यों रोका था ऑपरेशन। ठीक है, बहुत अर्जेंसी में खबर आ गई है। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है, ये बहुत बड़ी खबर। ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर बातचीत हुई, वॉर को जल्दी खत्म करने पर जोर दोनों का है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर यमन में हुती विद्रोहियों के टॉप कमांडर पर अटैक को लेकर। इजरायली एयरफोर्स ने हुती मिलिट्री चीफ पर अटैक कर दिया है। अब इजराइल देखिए किस किस मोर्चे पर नहीं लड़ रहा है। उधर लेबनान को मारा, इधर हमास के खिलाफ कार्रवाई, इधर ईरान पर लगातार अटैक चल रहा है, इधर हुती मिलिट्री चीफ पर भी अटैक की खबर। एयर स्ट्राइक में हुती कमांडर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर हुती कमांडर रहता था और उस पर कार्रवाई की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राफेल पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान का 3 राफेल गिराने का दावा पूरी तरह से गलत है। F-35 और सभी चीनी विमानों से बेहतर है राफेल, ये दसॉल्ट के सीईओ कह रहे हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने 3 राफेल गिराने का दावा किया था। पूछा गया था उनके किसी मंत्री से कि लाइए प्रूफ दीजिए, तो वो कह रहे सोशल मीडिया पर ढूंढिए। खैर, और अब इस पर पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन आ चुका है। जो 3 राफेल गिराने की बात कही गई थी वो पूरी तरह से झूठी है पाकिस्तान की। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरह से राफेल को लेकर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है सर बार बार, उसी तरह पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर में अपनी तबाही की इंटेंसिटी को भी छुपाने पर लगा हुआ है। हर दिन एक नया सबूत आ जाता है, और ये दसॉ के जो सीईओ कह रहे हैं, ये एक और बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान कैसे झूठ बोल रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पाकिस्तान को डर इसलिए है क्योंकि सिर्फ भुलारी या नूर खान की बात नहीं है, दर्जन भर एयरबेस और उनकी एयर स्ट्रिप्स को भारत ने कर दिया तबाह। अब पाकिस्तान ने भीख में जो चीन से हथियार लिए हैं, चीन को यह डाउट है कि पाकिस्तान को उनको इस्तेमाल करना आता है भी नहीं आता।
दूसरी बात, चाइना के हथियारों की क्वालिटी काफी खराब है, तो चाइना यह चाहता है कि ठीकरा जो है वो पाकिस्तान के फूट जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान को अपनी खुद की पॉपुलेशन, अपनी खुद की जनसंख्या को यह कन्विंस करना है, यह एहसास दिलाना है कि नहीं साहब, हम किसी भी तरीके से आप भरोसा करिए, हम भारत के बराबर हैं। अगर भारत हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दें। इसलिए पाकिस्तान अपनी नाकामयाबी छुपा रहा है। ये पूरा जो आसिम मुनीर का राज है, ये फरेब और झूठ पे मबनी है। अगर झूठ से पर्दा हट जाएगा फिर 24 घंटे भी आसिम मुनीर टिक नहीं पाएगा। वेल सेड। और अगर सिर्फ मीम्स बनाकर जंग जीतनी हो तो ये पाकिस्तानी कर सकते हैं, जो वो करते आ रहे हैं। खैर, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीच हवा में इजराइल की फाइटर की रिफ्यूलिंग हुई है। सीरिया के आसमान में F-16 की रिफ्यूलिंग हुई। ईरान पर अटैक के बाद वापस लौट रहा था F-16 और हवा में ही रिफ्यूलिंग की गई। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये तकनीक का, उन्नत तकनीक का एक नायाब नमूना है। पहले होता था बहुत लंबी उड़ान है तो वहां पर रिफ्यूलिंग की एक बड़ी चिंता होती थी। अब देखिए हवा में कैसे रिफ्यूलिंग की जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि तिरुवनंतपुरम में सर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग, 5वीं पीढ़ी के F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। शनिवार रात 9:30 बजे लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी। पायलट ने ईंधन की कमी का हवाला दिया था और फिर उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर वो है जिसमें इजराइल के F-35 और दूसरे विमानों में हवा में ही रिफ्यूलिंग की गई। सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, अगर हवा में रिफ्यूलिंग की जा रही है किसी और कंट्री के एयर स्पेस पे, आप समझ सकते हैं कि इजराइल का कितना वर्चस्व है पूरे एयर स्पेस। मैं यही एग्जैक्टली पूछने वाला था। पूरा वर्चस्व है। हम कुछ भी कहीं कुछ भी कर सकते हैं। वो घूम रहे हैं ऊपर जैसे कि पक्षी घूमते हैं और कोई मारने वाला नहीं है। सारा एयर डिफेंस सिस्टम बंद पड़ा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप भी ईरान के लीडर होंगे तो आप भी कहेंगे भाई पूछो इस कौन सा तरीका है जिससे कि नाक भी रह जाए और बात भी बन जाए। हाँ, लेकिन सर मैं एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करके पूछना चाहता हूँ आपसे सर, क्योंकि अभी तो ये लोग बहुत कह रहे हैं ना कि हम मुस्लिम कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए, साथ हो जाना चाहिए, और जिस आसमान में ये रिफ्यूलिंग की गई वो सीरिया का आसमान था। जाहिर बात है कि ये देश इजराइल के साथ है। मैं कल से बहुत आश्चर्य में हूं और कई चैनल पे यही कह रहा हूं कि देखिए जमीनी लड़ाई नहीं है। 15 से 2000 किलोमीटर दूर दो देश बिना जमीनी लड़ाई के, बिना विस्तारवाद नीति के लड़ रहे हैं। एक हैट्रेड और एक दूसरा अपनी बचाव, अपने अस्तित्व, ये लड़ाई चल रही है। और सारी की सारी स्टैंड ऑफ वेपन से यूज हो रहे हैं। सारे के सारे एयर स्पेस वायलेशन किए जा रहे हैं। IRM भी हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, भले स्पेस में जाके आ जाए, और फाइटर एयरक्राफ्ट को तो गुजरना ही पड़ेगा। बीच में जॉर्डन है और जॉर्डन में कल मारा है मिसाइल तो उसके टुकड़े गिरे हैं। ये भी आपने देखा। और जॉर्डन कुछ नहीं कह रहा, सीरिया कुछ नहीं कह रहा, और उनको अब रेड सी से तो जा नहीं सकते आप। अभी तो पोर्ट, अगर होती अटैक करेगा तो पोर्ट ऑफ इलियाट है उनका, जो नीचे है, सुएज कैनाल के पास ऊपर है, रेड सी में है, वहां से भी अटैक हो सकता है। पर एयरक्राफ्ट जो जा रहे हैं सीधे डायरेक्ट एज द क्रो फ्लाइज डिस्टेंस से जा रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और 200 फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे गए थे? ड्रोन के साथ जब अटैक एक बार पहली बार हुआ था तो एयर स्पेस वायलेशन हुआ था। बिल्कुल। और तब जब जाके ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। बिल्कुल सर। देखिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूं एक बार कि ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन मतलब वो दहाड़ता हुआ तो शेर अब खड़ा हो गया। वो इजराइल ने उसकी एक बड़ी छवि पेश की है। जी नहीं, पाकिस्तान को भी जो मैसेज है मैं कहना चाहता हूं, राइजिंग लायन का मतलब उस क्षेत्र में एक छोटा सा टॉपिक भी उसके टक्कर का। श्रीवास्तव सर, एक छोटा सा टॉपिक जिस पर आप बात कर पाए, अगर कि F-35 जो विमान था वो ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश फाइटर पायलट जो था वो तिरुवनंतपुरम में लैंड किया है, वो उस खबर को कैसे देखते हैं आप? क्या इन्वॉल्वमेंट इजराइल के साथ दूसरे देशों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये वाली खबर थोड़ी इस मामले में थोड़ी कम चटपटी है, इसलिए कि हमारी नेवी के साथ एक्सरसाइज हो रही थी जी, और ये जहाज उसका पार्ट था। तो दैट इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम दैट वॉर। हाँ, आइसोलेटेड है। तो चटपटी मैं नहीं करना चाहूंगा कि जो सही बात है। और उसके बाद जो है नेवी में लैंड करने का वो नहीं मिल पा रहा था। 10 सेकंड सर। हाँ, तो उसके बाद जो है ये यहाँ लैंड किया। एयरफील्ड हम रखते हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन से, इसके लिए हम डाइवर्जनरी जब फाइटर फ्लाइंग होती है तो हम 60 माइल 70 माइल के अंदर फ्लाइंग करते हैं ताकि हमारी इमरजेंसी डाइवर्जनरी लैंडिंग हो सके। तो हमें बताया गया होगा पहले कि आपके क्षेत्र में है। ठीक है।